So, okay guys, let us start with today's class. So, we are going to start with the chapter reinsurance. Very important chapter and very interesting chapter from CS2 point of view. बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में और बहुत आप इसको रिलेट कर पाओगे अपने रियल लाइफ से. सो आई वॉन्ट टूडेज क्लास टू बी वेरी इंटरेक्टिव. आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस और ऑल्सो मार्क दिस चैप्टर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. मेरे से बहुत बच्चे पूछते हैं कि ठीक है सर, हम एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, हम इंटरव्यूज को कैसे प्रिपेयर करें. तो मैं दो सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा कहता हूँ आपको इंटरव्यूज के लिए. एक तो CM1 में मैक्सिमम पूछा जाता है इंटरव्यू से. अगर आप अपने रिज्यूम में लिख रहे हो वेदर यू हैव अटेम्प्टेड CM1 और यू हैव क्लियर्ड CM1, तो CM1 इज द हॉट टॉपिक टू बी आस्क्ड इन द इंटरव्यूज. सेकेंड टॉपिक जो बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है वो री इंश्योरेंस है. री इंश्योरेंस से बहुत क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, स्पेशली इफ यू आर गिविंग इंटरव्यू फॉर विच कंपनी. अब देखते हैं इंटरव्यू दिया किसी, वो देखा नहीं देखी इंटरव्यू वीडियो. GI जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए. जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का हॉट टॉपिक रहता है री इंश्योरेंस. तो यहीं से मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू कैन रिस्पॉन्ड मी इन द चैट सेक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय री इंश्योरेंस? आई एम गिविंग यू 30 seconds, 40 seconds. फ्रेम योर आंसर इन योर बुक्स एंड देन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय री इंश्योरेंस. वी आर स्टार्टिंग विद इंटरेस्टिंग टॉपिक. चैप्टर 15 में हम सिर्फ वो रिवाइज करेंगे चैप्टर जो हमने CS1 में पढ़ा था. MLE आता है, सब कुछ आता है, वही रिवाइज करेंगे. तो फिर कभी करेंगे. नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, अच्छे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. या चैप्टर 15 पढ़ना ही ना, ठीक है. चलो, आई एम गिविंग यू 30 seconds गाइस. फ्रेम योर एनी अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर यू हैव हैविंग फॉर री इंश्योरेंस. क्या समझ आता है री इंश्योरेंस का, क्या मतलब होगा, री इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए, री इंश्योरेंस कौन करवाएगा, क्या हमें री इंश्योरेंस की जरूरत है, एनीथिंग. राइट इट. आई विल आस्क यू आफ्टर 30 seconds. नाउ सपोज दिस इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन. इसी पे हमारा इंटरव्यू डिपेंड कर रहा है. अब लिखो, online students, I want maximum participation in the chat section. And after CT series, what are the exams that will be targeting your reinsurance sector? Any idea to anyone? Like SP2 is for life insurance, SP5 and SP6 is for finance. What exam is related to reinsurance? Anyone? Any idea? SP4. फिर pension किस लिए? SP4 is for pension. So SP7 and SP8. SP7 and SP8 are for reinsurance. उसके अंदर भी आपकी दो डोमेन्स होती हैं, एक प्राइसिंग और दूसरा रिजर्विंग. एक एग्जाम प्राइसिंग का और दूसरा एग्जाम रिजर्विंग का. Guys, last 10-15 seconds, then we'll discuss. I need at least 3 to 4 points from everyone. अच्छा, सब सोच रहे हैं हम न्यूमेरिकल की क्लास सोच के आए थे, थ्योरी की हो रही है. सिर्फ 5-10 मिनट्स की है, उसके बाद न्यूमेरिकल पे ही आएंगे. Okay, who wants to start first? Online students, you can answer simultaneously in the chat section. I will look out your answers. Hina, Pratham और विधि, who wants to start first? चलो हीना बताओ क्या लिखा है. What do you mean by reinsurance? The reinsurance is done by the insurance company to cover the risk of claims. Of whom? Of the जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उनके क्लेम्स को कवर करने. जैसे हम भी इंश्योरेंस लेते हैं, मेरे पास एक मोटर व्हीकल है, मैं उसका इंश्योरेंस करवाऊंगा, तो क्या मैं भी डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच कर सकता हूँ इंश्योरेंस के लिए? यस और नो? आई हैव सम मोटर इंश्योरेंस, मेरे पास एक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो क्या मैं डायरेक्टली जनरल इंश्योरेंस कंपनी को जो री इंश्योरेंस कर रही है, क्या मैं उसको अप्रोच कर सकता हूँ मेरी गाड़ी का मुझे री इंश्योरेंस दे दो? फिर कौन करेगा अप्रोच? इंश्योरेंस कंपनी. Yes, this is the exact answer. So, who will approach the reinsurance company? The insurance companies will approach the reinsurance company. That means insurance companies want their insurance. जब इंश्योरेंस कंपनी को अपना इंश्योरेंस चाहिए होगा तब वो किसको अप्रोच करेंगे? री इंश्योरेंस कंपनी को. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. एनी अदर पॉइंट? और किसी ने कुछ लिखा है इसके अलावा? प्रथम, claim amount exceeds the settlement amount predicted by the insurance company. ठीक है. मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने 1 साल में प्रिडिक्ट करा, उसके पास 1 लाख के क्लेम आएंगे. अर्थक्वेक आ गया, उसके पास 10 लाख के क्लेम आ गए,
तो अब वो जाएगा री इंश्योरेंस कंपनी के पास। उसे पहले से ही री इंश्योरेंस ले, बट आपने मुझे बोला कि सेटलमेंट के टाइम पे अगर उसकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर क्लेम्स आए देन ही विल अप्रोच टू री इंश्योरेंस कंपनी। स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आपने एक्सपेक्ट करा था 1 लाख के क्लेम आएंगे और आपके पास समहाउ 10 लाख से क्लेम आ गए, तब आप री इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे, फिर वो इंश्योरेंस इवेंट बचा ही नहीं। इंश्योरेंस इवेंट कौन सा होता है गाइस? इंश्योरेंस इवेंट वो होता है जब हमें पता नहीं होता कि क्या घटेगा फ्यूचर में। जब आपका 10 लाख का क्लेम आ ही चुका है, व्हेन 10 lakhs claim has already occurred, whether it will be an insurable event? No, it has already occurred। जब वो अकर हो चुका है तो फिर उसके इंश्योरेंस का क्या सेंस है? समझ रही हो मेरी बात? जैसे मैं एक पर्सन हूं, मैं एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूं, मुझे कवर दे दो, मैं कवर कब लूंगा? जब मैं अलाइव हूं या जब मैं डेड हो जाऊंगा? ऑब्वियसली जब मैं मर ही चुका हूं तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्यों कवर देगी? सिमिलरली अगर अर्थक्वेक आ ही चुका है तो री इंश्योरेंस कंपनी क्यों उसको इंश्योरेंस देगी? क्लियर प्रथम? एनी पॉइंट? नो पॉइंट। अच्छा चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली राइट योर पॉइंट्स। अब मैं आपको समझाता हूं कि री इंश्योरेंस का एग्जैक्ट मतलब क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मतलब हमने क्या समझा, इंश्योरेंस कंपनीज अगर अपना इंश्योरेंस कराना चाहे तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, यार इंश्योरेंस कंपनी तो हमें इंश्योरेंस देती है, उनको क्या इंश्योरेंस की जरूरत है? एनीवन, एनी आइडिया? इंश्योरेंस कंपनी को क्यों इंश्योरेंस की जरूरत है? सबसे पहला पॉइंट, अगर उनको लिमिटेड कैपिटल पे ज्यादा बिजनेस लिखना हो। समझ आया वाला पॉइंट? लिमिटेड कैपिटल में ज्यादा बिजनेस लिखना हो। अब उनको लिमिटेड कैपिटल पे ज्यादा बिजनेस क्यों लिखना है उसको डिस्कस करते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी है, उनके पास 10 लाख रुपीज है, एक बहुत छोटा मैं अमाउंट ले रहा, इतना होता नहीं है, उनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज होते हैं। टू मेक इट सिंपल, एक इंश्योरेंस कंपनी उसको 10 लाख रुपीज है, लेकिन वो बिजनेस लिखना चाहता है 1 करोड़ रुपए का। तो ऐसा बिजनेस वो कैसे लिख सकता है? री इंश्योरेंस लेके। कैसे? अगर उसके पास 10 लाख का सरप्लस है तो उसने रिजर्विंग के लिए अपने ऐसे पैसे रखने हैं, लेकिन उसका क्लेम्स एक्सपेक्टेड कितने हैं? 1 करोड़ के। उसने इतना बिजनेस लिख लिया, उसके पास क्लेम्स एक्सपेक्टेड है 1 करोड़ के। तो वो क्या करेगा, वो बिजनेस अभी भी उतना ही लिख पाएगा, लेकिन वो री इंश्योरेंस करा लेगा। वो री इंश्योरेंस कराने के बाद क्या करेगा, मैं अपने पास 10-20 लाख से क्लेम्स रखूंगा, बाकी क्लेम्स कौन बियर करेगी? री इंश्योरेंस कंपनी। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, सबसे पहला फायदा डाइवर्सिफिकेशन। जैसे अगर उसके पास लिमिटेड कैपिटल था तो वो बिजनेस अभी एक पर्टिकुलर सिटी में लिख पा रही थी, मान लो सिर्फ दिल्ली में लिख पा रही थी, अब वो अपना बिजनेस मल्टीपल सिटीज में लिख सकते हैं, जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कहीं भी। तो उतने ही पैसे से उसने ज्यादा बिजनेस लिख लिया। सेकेंड, एनी अदर पॉइंट? रिस्क, वेरी गुड, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। उसका रिस्क भी डाइवर्सिफाई होगा। आप मुझे बताओ किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, सिर्फ दिल्ली में अर्थक्वेक आने की या फिर एक साथ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर यहां अर्थक्वेक आने की? ओनली दिल्ली। ऑब्वियसली अगर हम एक सिटी को पकड़ेंगे उसमें अर्थक्वेक आने के चांस ज्यादा है कंपैरेटिवली अगर हम 4 सिटीज को पकड़ेंगे। तो अगर उसने 4 सिटीज को कवर कर लिया तो उसका रिस्क कम होगा या बढ़ेगा? ऑब्वियसली कम होगा। जैसे जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है? हम कहते हैं कि अगर हमें स्टॉक्स खरीदने हैं, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन वन कंपनी स्टॉक, इन्वेस्ट इन सेवरल कंपनी स्टॉक। उससे क्या होता है, हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। सिमिलरली फॉर इंश्योरेंस कंपनी। तो हमने 2 पॉइंट्स अभी क्या सीखे, एक तो एक्स्ट्रा बिजनेस लिख लेगी इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और ये सब हम CP1 में पढ़ेंगे, जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। CP1 में, CP1 कौन सा एग्जाम है? एक्चुअल का सबसे बड़ा एग्जाम, 6.5 आवर्स का एग्जाम, जो आप लोग CT सीरीज के बाद टारगेट करोगे। एनी अदर पॉइंट? अगर हम री इंश्योरेंस ट्रीटी ले लेंगे, री इंश्योरेंस ट्रीटी ले लेंगे तो उससे हमें और क्या फायदा होगा, हमें री इंश्योरेंस की एक्सपर्टीज मिलेगी। कैसे? जो री इंश्योरेंस के पास काफी कंपनी का वो इंश्योरेंस करता होगा तो उसके पास अपना एक डेटाबेस होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको भी एक्सेस कर पाएगी, उसको प्राइसिंग करने में हेल्प मिलेगी, उसको रिजर्विंग करने में हेल्प मिलेगी। एनी आइडिया व्हाट इज प्राइसिंग, रिजर्विंग? जो CM1 पढ़ के आया उसको पता होना चाहिए। प्राइसिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइसिंग? पढ़ लिया, भूल गए है ना सब कुछ? यू हैव स्टडीड CM1? अच्छा फिर ठीक है। प्राइसिंग मीन्स टू प्राइस अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स यू आर सेटिंग द प्रीमियम। मीन्स अगर मैं एक अपने अर्थक्वेक की पॉलिसी सेल कर रही है इंश्योरेंस कंपनी तो उसका क्या प्रीमियम चार्ज करना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइसिंग। एंड रिजर्विंग क्या होता था? रिजर्विंग होता है कि हमारे पास 1 लाख के प्रीमियम आए तो क्या वो 1 लाख का प्रीमियम शेयर होल्डर्स एंजॉय कर लेंगे अगले दिन ठन ठन गोपाल? नहीं, वो 1 लाख का जो प्रीमियम आया है उससे अपने वो कुछ एक्सपेंसेस मीट करेंगे और कुछ पैसा वो अपने फ्यूचर के लिए रखेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर कोई एडवर्स सिनेरियो हुआ तो उनके पास आज के टाइम में पैसा पड़ा हुआ। इज इट क्लियर? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिजर्विंग। तो प्राइसिंग और रिजर्विंग में भी री इंश्योरर
कंपनी की हेल्प करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स है, तभी एक इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरर को अप्रोच करेगी फॉर टेकिंग इट्स ओन इंश्योरेंस। अभी हमने बात करी री इंश्योरेंस क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। नाउ वी विल बी स्टडिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस आर देयर। सो देयर आर basically two types of reinsurance. Basically two types of reinsurance. First is proportional, second is non-proportional. Proportional reinsurance and non-proportional reinsurance. अब हम इसको समझेंगे। अब proportional के अंदर भी दो आता है, एक कोटा शेयर reinsurance एंड एक surplus reinsurance। इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना अभी। क्यों नहीं जाना? क्योंकि हम अपने हायर एग्जाम्स में पढ़ेंगे सरप्लस इंश्योरेंस। हमारे CT 6 या फिर CS2 का टारगेट क्या है? कोटा शेयर री इंश्योरेंस। हम सिर्फ इसको टारगेट करेंगे। मैं आपको बता दूंगा आने वाले क्लासेस में क्या दोनों में डिफरेंस है, लेकिन अभी के लिए कोटा शेयर री इंश्योरेंस समझते हैं। कोटा शेयर री इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी अपने पहले ही कोटा डिसाइड कर लेगी कि मैं जो भी क्लेम आएगा उसका 25% बियर करूंगी, या फिर 50% बियर करूंगी, या फिर 75% बियर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कोई भी क्लेम आएगा मैं उसका 75% रिटेन करूंगी, 25% शेयर कर दूंगी किसके साथ? री इंश्योरेंस कंपनी के साथ। नाउ सपोज अगर मेरा क्लेम आता है 1000 का, सो ही ना इस 1000 के क्लेम में से कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी और कितना री इंश्योरेंस कंपनी? 2500। टोटल क्लेम 1000 का है, 250 कौन बियर करेगा? री इंश्योरेंस कंपनी। और 750 कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। ये कौन सी पॉलिसी हुई? कोटा शेयर री इंश्योरेंस। लेकिन हम कोटा शेयर नहीं पढ़ेंगे, हम इसको सिर्फ प्रोपोर्शनली पढ़ेंगे। प्रोपोर्शनल के दो टाइप्स है, लेकिन हमने अपने CS2 के कोर्स में क्या पढ़ना है? साफ साफ लिखा हुआ है सिर्फ कोटा शेयर। इसलिए हम यही बोलेंगे प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस का क्या मतलब है? कुछ परसेंटेज, सेट परसेंटेज ऑफ रिस्क अपने आप में कवर करना, बाकी का री इंश्योरेंस को, री इंश्योरर को ट्रांसफर कर देना। इज इट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड इज नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस। नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस, एनी आइडिया? चलो एक बार एक क्विक रीड दो आप लोग, फिर डिस्कस करते हैं नॉन प्रोपोर्शनल। बहुत इजी है। We will understand. No worries. आपका डाउट आया, we will understand what do you mean by direct writer. So the question from offline student is, what do you mean by direct writer in this definition? Anyone wants to answer? ऑफलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन वांट्स टू आंसर? डायरेक्ट राइटर कौन होगा या क्या मतलब है इसका इस डेफिनेशन में? इंश्योरेंस कंपनी। आप री इंश्योरेंस की ट्रीटी कौन डिफाइन कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी इज द डायरेक्ट राइटर विच विल बी राइटिंग द पॉलिसी एंड सेइंग दैट आई विल रिटेन दिस मच पोर्शन एंड यू टेक आफ्टर दैट। अब एनीवन वांट्स टू आंसर कि प्रोपोर्शनल और नॉन प्रोपोर्शनल में क्या फर्क है? नाम से पता लग गया प्रोपोर्शनल क्या कह रहे हैं? एक सेट प्रोपोर्शनल। नॉन प्रोपोर्शनल कह रहे हैं सेट प्रोपोर्शन नहीं है, तो क्या है? एक लिमिट फिक्स हो जाएगी। मींस अब नंबर्स में डील करेंगे। जैसे सपोज नंबर इज 1 मिलियन, तो 1 मिलियन से नीचे क्लेम आया तो कौन रखेगा? इंश्योरेंस कंपनी। अब 1 मिलियन से ऊपर क्लेम आया तो किसके पास जाएगा? री इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या री इंश्योरेंस कंपनी के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी इस केस में? सोच के देखो, यस और नो? अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी या लिमिटेड होगी लायबिलिटी? लिमिटेड। क्यों लिमिटेड? मैंने तो बोला 1 मिलियन के ऊपर सारा री इंश्योरर का। तो अगर आपका क्लेम आ गया 1000 मिलियन तो लिमिटेड है, कुछ भी लिमिटेड नहीं है, कहीं तक भी जा सकते हो। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। री इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके से क्लेम्स नहीं लेगी। वो क्या बोलेगी? ठीक है 1 मिलियन तक आप बियर करो, उसके ऊपर मैं बियर करूंगा, लेकिन
मैं भी एक सेट लिमिट तक ही बियर करूंगा, वो लिमिट कुछ भी हो सकती है। सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ 5 मिलियन। तो अब इस केस में क्या होगा, 1 मिलियन से नीचे कोई भी क्लेम आया तो किसके पास रहा, इंश्योरेंस कंपनी के पास। नाउ सपोज 2 मिलियन का क्लेम आया तो उस केस में कैसे, कितना 2 मिलियन का अगर क्लेम आया तो 1 मिलियन इंश्योरेंस कंपनी, 1 मिलियन री इंश्योरेंस कंपनी। नाउ सपोज 4 मिलियन का क्लेम आया, उस केस में 1 मिलियन इंश्योरेंस कंपनी एंड 3 मिलियन री इंश्योरेंस कंपनी। नाउ सपोज 8 मिलियन का क्लेम आया, अब बताओ पहला 1 मिलियन 8 मिलियन, तो पहला 1 मिलियन किसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास। फिर 1 मिलियन से 5 मिलियन कितना हुआ, 4 मिलियन, वो किसके पास, री इंश्योरेंस कंपनी के पास। 5 मिलियन के बाद कितना आया, 8 मिलियन तक, कितने मिलियंस हुए, 3 मिलियंस, वो किसके पास वापस चला जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास। क्लियर। तो कभी भी री इंश्योरेंस कंपनी अपना अनलिमिटेड नहीं रखेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी बोले ठीक है ये वाला री इंश्योरर मुझे 1 मिलियन से 5 मिलियन तक कवर दे रहा है, अब मैं एक सेकंड री इंश्योरर के पास चले जाती हूँ, वो मुझे कहां तक कवर दे देगा, 5 मिलियन से 10 मिलियन, लेकिन अपर लिमिट हमेशा रहेगी, क्योंकि बिजनेस कौन राइट कर रहा है। अगर आप एक कस्टमर हो, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, तो आप मेरे से कोई पॉलिसी खरीद रहे हो तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इंश्योरेंस कंपनी की, री इंश्योरेंस कंपनी की नहीं है। री इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ आपका रिस्क थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रही है, फिर थोड़ा सा रिस्क लेके उसको क्या मिलेगा। अच्छा अभी तक हम ये बात करी जा रहे हैं, री इंश्योरेंस कंपनी रिस्क लेगी तो रिस्क के बदले री इंश्योरेंस कंपनी को क्या मिलेगा, ऑब्वियसली प्रीमियम मिलेगा। आप एक कस्टमर हो, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी को क्या देगा, प्रीमियम किसके लिए देगा, अनलिमिटेड क्लेम के लिए। अब कुछ क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने खुद रखा, कुछ क्लेम उसने किसको ट्रांसफर कर दिया, री इंश्योरेंस कंपनी। तो जितना क्लेम वो री इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर रही है उसके प्रोपोर्शन में उसको क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम। क्लियर, यहां तक क्लियर हो रही है चीजें या बहुत फास्ट जा रही है, ठीक है ना, बहुत स्लो चल रहा हूं मैं अभी। प्रीमियम का जो प्रोपोर्शन है वो री इंश्योरेंस के पास ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? सोचो क्या उसी प्रोपोर्शन में जाना चाहिए या उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रोपोर्शन में जाना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा जाना चाहिए। क्यों, लिमिट भी ज्यादा है, और दूसरी बात री इंश्योरेंस कंपनी आपको एक एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड कर रही है जो हमने पॉइंट पढ़ा था, और दूसरा वो हायर एंड को भी ले रही है अगर हम इसकी बात करें एक्सेस ऑफ लॉस की, तो ऑब्वियसली। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, री इंश्योरेंस कंपनी समाज सेवा करने नहीं बैठी, उनको क्या कमाना है, प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट तभी कमाएंगे जब वो प्रीमियम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। क्लियर, एनी आइडिया इंडिया में री इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? इंटरव्यूज शुरू हो जाएंगे अब आप लोगों के, ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी, सिर्फ रट के पेपर निकालने से कुछ नहीं बनेगी बात। LIC की फुल फॉर्म क्या है प्रथम, तो फिर वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी कैसे हो सकती है? LIC का भाई कौन है, L की जगह कोई और टर्म, कौन सी, नहीं, GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज द री इंश्योरर, नॉट द इंश्योरर। आप कभी जाके ये बोलते हो कि मैंने अपनी हेल्थ पॉलिसी या फिर मैंने अपनी मोटर पॉलिसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से खरीदी है? नहीं। आप कोई भी पढ़ लोगे, बजाज अलियांस पढ़ लोगे या फिर HDFC अर्गो पढ़ लोगे, ये सारी कंपनीज का नाम याद रख लो, इन्हीं के इंटरव्यूज देने हैं, ठीक है ना। तो आप इन कंपनीज के क्या खरीदोगे, इंश्योरेंस। ये आगे अपना री इंश्योरेंस इससे करवाएंगे, GIC से। GIC इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे री इंश्योरर्स हैं। क्लियर। अब एक बार इनका एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सो हाउ मच द डायरेक्ट राइटर एंड द री इंश्योरर वुड पे व्हेन देयर आर क्लेम्स फॉर 30,000, 55,000 and 15,000 under 25% quota share and under an individual excess of loss with a reinsurer layer of 30,000 in excess of 20,000. Try to do. So तीन आपको अमाउंट्स दिए हैं, 30,000, 55,000, 15,000, और दो टाइप की पॉलिसी है, एक में प्रोपोर्शनल, एक में नॉन प्रोपोर्शनल। आपको दोनों केस में बताना है कि कितना इंश्योरर बियर करेगा और कितना री इंश्योरर बियर करेगा। नॉट मोर देन 2 minutes. आई एम गिविंग यू 120 seconds to think over it. Online students, you have to reply in the chat section.
डन. प्रोपोर्शनल हो गया सबका. प्रोपोर्शनल बहुत इजी है. 30,000, 55,000, 15,000. प्रोपोर्शन के केस में कितना कितना कौन कौन रखेगा? 30,000 का अगर क्लेम आया तो इंश्योरर कितना बियर करेगा? 70,500. और बाकी का री इंश्योरर. श्योर? सोच लो. 25% कोटा शेयर है. आपने क्या बोला? 30,000 का क्लेम आया जिसमें से 25% बेटा ट्रांसफर करना है री इंश्योरर को. हमेशा समझना 25% कोटा शेयर अरेंजमेंट मींस 25% ही इज ट्रांसफरिंग टू री इंश्योरर. तो अब बताओ कितना बियर करेगा री इंश्योरर? आउट ऑफ 30,000 री इंश्योरर विल बियर 7,500 एंड रिमेनिंग विल बी बियर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी. क्लियर? इन नेक्स्ट केस 55,000 के केस में अगेन उसका 25% निकाल लेंगे और 15,000 के केस में उसका 25% निकाल लेंगे. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. प्रोपोर्शनल में पक्का क्लियर टू ऑल. तो यहां देखो इन्होंने ग्राफ्स बना के दिखा रखे हैं. अब हर एक ग्राफ में देखो 1/4 पोर्शन जो ब्लैक पोर्शन है वो किसका है? री इंश्योरर का. और व्हाइट पोर्शन किसका है? इंश्योरर का. क्लियर? अब हम आते हैं एक्सेस ऑफ लॉस में. चलो निकालो फिर डिस्कस करते हैं. So guys, I can see only 4 or 5 students are giving answer. I need maximum participation from online students. करें डिस्कस. चलो पहला केस पकड़ते हैं. हमारी री इंश्योरर की लेयर कितनी है? 30,000 इन एक्सेस ऑफ 20,000. इसका मतलब क्या है कि 20,000 तक क्लेम आया तो कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी. और उसके बाद 30,000 तक कौन बियर करेगा? री इंश्योरेंस कंपनी. और उसके बाद अगर 30,000 के बाद कोई और बड़ा क्लेम आया वो किसके पास चला जाएगा? वापस से इंश्योरेंस कंपनी के पास. तो पहला क्लेम हमारा कितने का है? 30,000 का. बताओ. 20,000 टू इंश्योरेंस कंपनी एंड 10,000 टू री इंश्योरेंस कंपनी. यू कैन सी इन द ग्राफ. सी ब्लैक पोर्शन 10,000, व्हाइट पोर्शन 20,000. नेक्स्ट इज 55,000. 55,000 के केस में क्या होगा? 20,000 to the insurance company and then next 30,000 to the reinsurance company. और उसके बाद 5,000 अभी और बचा है वो वापस से किसके पास आ जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी के पास. तो देखो इन्होंने ग्राफ में समझा रखा है. पहले व्हाइट पोर्शन 20,000, फिर ब्लैक पोर्शन कितना? 30,000, फिर एक और व्हाइट पोर्शन वो कितना? 5,000. आया समझ? मैं यही बात कर रहा था. अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है. री इंश्योरर ने अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड कर रखी है. कितने पे? मैक्सिमम कितनी लाइबिलिटी है इस केस में री इंश्योरर की? 30,000. और मिनिमम कितनी है? 0. अगर 20,000 से छोटा क्लेम रहा, अगला एग्जांपल ही है 20,000. अगर अगला एग्जांपल 15,000 का क्लेम है, इस केस में कौन बियर करेगा? कितना? इंश्योरेंस कंपनी. कितना? पूरा 15,000. क्योंकि अभी तक उसकी रिटेंशन लिमिट ही नहीं पहुंची. रिटेंशन लिमिट कितनी थी? 20,000 की. तो 20,000 ही नहीं पहुंची तो सारा का सारा कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी. क्लियर? बस यही निकालना है? नहीं, अभी तो स्टार्ट है. चले आगे. अब हम पढ़ते हैं री इंश्योरेंस की ट्रीटी कैसे होगी. अभी तक हमने सिर्फ एक लेयर पढ़ी थी पिछले क्वेश्चन में कि 20,000 तक इंश्योरेंस कंपनी और उसके ऊपर 30,000 तक कौन? री इंश्योरेंस कंपनी. मैंने आपको बताया था मल्टीपल लेयर्स भी हो सकते हैं. मल्टीपल लेयर्स कैसे? जैसे उस क्वेश्चन में क्या था? पहला 20,000 इंश्योरेंस कंपनी, उसके बाद का 30,000 फर्स्ट री इंश्योरर. अब इसके बाद हो सकता है अगला 30,000 सेकेंड री इंश्योरर और उसके बाद का वापस से इंश्योरेंस कंपनी के पास. सो देयर कैन बी मल्टीपल लेयर्स ऑफ री इंश्योरेंस एज वेल. सो वी विल लुक इनटू दिस इनटू द नेक्स्ट एग्जांपल. सो क्विकली हैव अ लुक ऑन दिस एग्जांपल एंड try to make the ranges
कि कौन कितना बियर करेगा। इसमें आप नोटेशंस क्या यूज करोगे, एक्स डिनोट कर रहा है हमारा टोटल क्लेम अमाउंट, वाई डिनोट करेगा कि कौन कितना इंश्योरर बियर कर रहा है, और जेड रैंडम वेरिएबल डिनोट करेगा क्या, कितना री इंश्योरर बियर कर रहा है। तो अगर हम पढ़ें, सपोज दैट अ री इंश्योरर हैज एग्रीड टू मेक द फॉलोइंग पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल क्लेम्स इनकर्ड बाय द डायरेक्ट इंश्योरर। ठीक है, एग्रीमेंट क्या है कि री इंश्योरर कितना पे करेगा, नथिंग, अगर क्लेम 5000 से छोटा रहा। सेकेंड, फुल अमाउंट रिड्यूस्ड बाय 5000 अगर क्लेम किसके बीच में रहा, 5000 से 10,000 के बीच में। हाफ द अमाउंट इफ द क्लेम लाइज बिटवीन 10,000 टू 20,000 एंड लास्ट सिर्फ 10,000 पे करेगा अगर क्लेम एक्सीड करेगा 20,000 से। अब आपको क्या बनाना है इस केस में, y के कैश फ्लोस और z के कैश फ्लोस। ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। y के कैश फ्लोस क्या होंगे, जो इंश्योरर ने पे करना है, और z के कैश फ्लोस क्या होंगे, जो री इंश्योरर ने पे करना है। ट्राई इट, देन वी विल डिस्कस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगेन you have to give your answers in the chat section. चलो हेल्प कराऊँ आपकी, पहले y का कुछ बनवाने की। सो y विल बी इक्वल्स टू, यू विल मेक लाइक दिस, इफ x, मैंने x क्या कहा था आपको, एग्रीगेट क्लेम अमाउंट, x टोटल क्लेम अमाउंट है। इफ x इज लेस देन 5,000, इफ x लेस देन 5,000 तो y को कितना पे करना पड़ेगा, सारा। तो क्या लिखूं, दिमाग लगाओ, एक्चुअल स्टूडेंट्स हो, वेरी गुड ही ना, परफेक्ट, बैंग ऑन। x क्लियर, अगर x 5,000 से छोटा है तो पूरा का पूरा किसको बियर करना है, y को। तो कितना बियर करना है, पूरा का पूरा x। अगली रेंज क्या है, अगर क्लेम हमारा 5,000 से 10,000 के बीच में रहा तो मैं x को क्या लिखूं, x लाइंग बिटवीन 5K एंड 10K। सो यू हैव टू राइट इट फुल, 5,000 टू 10,000, के मत लगाना। अब बताओ, अगर मेरा टोटल क्लेम अमाउंट 5,000 से 10,000 के बीच में लाया कर रहा है तो इंश्योरर को, दैट इज वाई इज इंश्योरर, तो इंश्योरर को कितना पे करना पड़ेगा, x माइनस, श्योर, तो इंश्योरर कितना पे करेगा, बोला क्या है, री इंश्योरर कितना पे कर रहा है, द फुल अमाउंट रिड्यूस्ड बाय 5,000। तो आप सोचो इंश्योरर कितना पे करेगा, guess it. Let's check what online students are answering and what Pratham and Vidhi thinks. According to Hina, it is 5,000. What about others? So Hina, can you explain कैसे आपने सोचा 5,000? सर अगर x minus 5,000 इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर रही है, री इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरेंस कंपनी, तो मैंने इसको x बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा। देखो बेटा, हो क्या रहा है इस केस में, ऐसे समझ के देखो, 5,000 से 10,000 के बीच में कोई भी एग्जांपल पकड़ लो, 6,000 का क्लेम आया, तो इस केस में 6,000 के केस में री इंश्योरेंस कंपनी कितना पे कर रही है, 6,000 माइनस 5,000, दैट इज 1,000। तो इंश्योरेंस कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा, 5,000। अब कोई और केस पकड़ लो, अगर 9,000 का क्लेम आया, अब री इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करेगी, 9,000 माइनस 5,000, दैट इज 4,000। तो इंश्योरेंस कंपनी ने अपना फिक्स कर लिया है कि अगर 5,000 से 10,000 के बीच में क्लेम आया तो उनको कितना पे करना है, 5,000। आया समझ। तीसरा अब आप खुद बनाओ, बाकी दो खुद बनाओ। अगर 10,000 से 20,000 के बीच में है और लास्ट 20,000 से भरा है, वो आप लोग खुद बनाओ, और ऐसे ही जेड के बनाओ चारों, फिर डिस्कस करेंगे। जैसे हमने वाई के कैश फ्लोज बनाए हैं वैसे ही जेड के बनाओ, देन वी विल डिस्कस। आई एम गिविंग यू 120 सेकेंड्स, 2 minutes।
So you have to complete for y and then for z. तो z का भी RHS तो यही बनेगा, x लेस देन 5000, x लाइंग बिटवीन 5000 to 10,000, x लाइंग बिटवीन 10,000 to 20,000 एंड x ग्रेटर देन 20,000. तो RHS तो यही बनेगा, बस आपको उसका लेफ्ट हैंड साइड सोचना है. प्रथम डन. z का भी ओके. So online students quickly respond again. I can see only 3-4 students are answering. Okay guys, let us discuss the next case. Who will answer? Raise your hand. X lying between 10k to 20k. Yes, Pratham, tell me. X by 2. Agreeing, both of you. Very easy. क्या बोला है? हाफ द अमाउंट. तो सिंपल सी बात है, हाफ वो देगा तो बाकी हाफ कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी. लास्ट, अगर x ग्रेटर देन 20,000 है तब 0. कुछ नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी उस केस में. योर आंसर 10,000. योर आंसर सोच लो ही ना. अभी 0 था, अब सीधा 20,000 पे आ गया. सबके आंसर गलत है. 10,000 कौन पे कर रहा है? प्रथम ये रीइंश्योरर पे कर रहा है. अगर क्लेम 20,000 से बड़ा आया तो कभी भी कंफ्यूजन हो, ऐसे अपने दिमाग में एक रैंडम नंबर लेके देख लो. 20,000 से बड़ा कोई भी नंबर लो, 25,000 ले लेते. तो अगर 25,000 क्लेम आया तो रीइंश्योरर कंपनी कितना पे करेगी? उन्होंने फिक्स कर रखा है अपना 10,000. तो इंश्योरेंस कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा? 15,000. कितना? परफेक्ट. दैट इज द राइट आंसर. वेरी गुड विधि. हीना ने तो 0 कर दिया है ना. आया समझ? x माइनस 10,000. तो इंस्टेड ऑफ ऐसे सोचा करो आंसर कि एक रैंडम नंबर अपने मन में ले. 25,000, 30,000, 2 नंबर लोगे, अपने आप आंसर पता लग जाएगा. क्लियर? करें z के डिस्कस. चलो बताओ z के नंबर्स. फर्स्ट का 0, सेकंड का अच्छा मैं छुपा लूं. x माइनस, तो पहला आपने बताया 0, दूसरा बताया x माइनस 5k, देन x बाई 2 एंड लास्ट. तो रीइंश्योरर की इजी था कैश फ्लो, क्योंकि रीइंश्योरेंस की लैंग्वेज दी हुई थी इसलिए आप लोगों को उसके इजी लगे निकालने. ठीक है. अब जरूरी नहीं रीइंश्योरर की एवरेज, उसकी रीइंश्योरर की लैंग्वेज दी हो सकता है आपको इंश्योरर की लैंग्वेज दे दे कि इंश्योरर इतना इतना रिटेन रखेगा, बाकी रीइंश्योरर के पास चला जाएगा. तो उस केस में आप पहले वाई फ्रेम कर लेना. लेकिन अगर ऐसे लैंग्वेज दी हुई है तो इस केस में क्या बेनिफिशियल है? पहले जेड फ्रेम कर लो और उसके बाद अपना एक वाई फ्रेम करो. क्लियर? इजी. चलो आगे चलते हैं. और y प्लस जेड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x. x इज व्हाट? टोटल क्लेम अमाउंट. क्लियर? अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको पढ़ो आप लोग जल्दी से. m बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. m को लिख लो. क्या होता है ये? रिटेंशन लिमिट. व्हाट इज रिटेंशन लिमिट? रिटेंशन लिमिट इज दैट लिमिट अप टू विच the claim amounts will be payable by insurance company and after which claim amounts will be payable by reinsurance company. Means अगर मैं बोलूँ 10,000 तक क्लेम किसके पास रहा? इंश्योरेंस कंपनी के पास. तो उस केस में M क्या है? 10,000. तो अब देखो इन्होंने आपको एक सिंपल रीइंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया. उस केस में क्या बोल रहे हैं? y इक्वल्स टू x. ध्यान से समझना. y इक्वल्स टू x
इफ एक्स इज लेस देन एम, मतलब रिटेंशन लिमिट से कम तक सारा क्लेम किसका है? इंश्योरेंस कंपनी का. और y इक्वल्स टू m इफ x इज ग्रेटर देन m. कोई समझा सकता है इसको मुझे? अगर रिटेंशन लिमिट से कम का क्लेम आता है बड़ा नहीं, फर्स्ट केस बता. फर्स्ट केस हो गया. सेकंड फर्स्ट केस में तो ये अगर रिटेंशन लिमिट से कम आता है तो सारा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी का है. सेकंड केस इज रिटेंशन लिमिट से ज्यादा वन बाय वन. ओके विद यू ट्राई. ज्यादा आता है अगर तो रिटेंशन लिमिट तक का सपोज Exactly. तो वो इंश्योरेंस सिर्फ उतना ही इंश्योरेंस कंपनी को बियर करना है. अगर रिटेंशन लिमिट से बड़ा क्लेम आएगा तो रिटेंशन लिमिट ही इंश्योरेंस कंपनी को बियर करनी है, उसके बाद का सारा री इंश्योरेंस कंपनी के पास. अब क्या बोल सकते हैं हम? री इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करेगी अमाउंट? दैट इज x माइनस वाई. क्लियर कि ये हमने y डिफाइन कर दिया, इसमें से अगर x माइनस वाई कर दूंगा तो सारा वो किसको पे करना पड़ेगा? री इंश्योरेंस कंपनी को. अच्छा अगर यही केस हो सिंपल तो z के क्या कैश फ्लोज बनेंगे? सिर्फ यही दो केस हो, मतलब एक ही रिटेंशन लिमिट हो, तो उस केस में y का क्या केस बनेगा बताओ? अगर x लेस देन m होगा परफेक्ट, और अगर x ग्रेटर देन m होगा वाह सिंपल. दिमाग नहीं लगा रही हिना बिल्कुल भी आज, है ना? मस्ती में है, फर्स्ट क्लास है. x माइनस m. क्लियर? इन्फिनिटी. करो जल्दी से क्विकली. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली आंसर इन द चैट सेक्शन. प्रथम क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का हाँ हमें इंश्योरेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से एक्सप्रेशन लिखनी है. ठीक है. जब हमारी री इंश्योरेंस कंपनी की जो लेयर है पे करने का जो अमाउंट है उनका m से 2m के बीच में सिर्फ इंश्योर्ड मींस m से कम किसको कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी. और 2m से बड़ा कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी. क्विकली डू इट इन नॉट मोर देन 60 सेकेंड्स. क्विकली. So you have to give me 3 expressions. Last 30 seconds guys, then we'll discuss. Online students, quickly put your answer in the chat section and do a single message. Don't do multiple messages. Type in a single message and then press enter. Okay guys, time over. Anyone raise your hand? Offline students. Yes Vidhi. 0. इंश्योरर का बताना है हमें. एक्सप्रेशन फॉर वाई है. if x is less than m, हाँ. then insurance company will pay in full What? x. एक्स. विधि ने री इंश्योरेंस कंपनी के बना दिया ना. ठीक है, समझ आ गया था मुझे, तभी 0 आया था. नेक्स्ट प्रथम. सर एम क्यों नहीं हुआ? एम क्यों होगा? सेम ही तो है ऊपर वाला केस. अभी अभी जो हम डिस्कस करके आए वही तो केस है.
इंश्योरेंस कंपनी क्या री इंश्योरेंस करवा रही है? सिर्फ M से 2M के बीच का। तो अगर M से ही छोटा क्लेम आया तो वो कौन देगा? अगर M से छोटा क्लेम आया, मान लो 10,000 से 20,000 के बीच का क्लेम वो री इंश्योरेंस करा रही है, अगर 8,000 का क्लेम आया तो 8,000 का क्लेम कौन देगा? तो आप तो कह रहे हो 10,000 देगा, ठीक है। नेक्स्ट, M से 2M के बीच में M से 2M के बीच में x माइनस M। M नहीं आएगा। अब M कब आएगा? जो सिंपल एक केस होगा, इट विल बी x माइनस M। श्योर x माइनस M आएगा? मैं भी श्योर नहीं हूं उसके लिए। एक एक केस पकड़ ले, M को 10,000 पकड़ के चलते हैं। 15,000 का अगर क्लेम है तो 15,000 के क्लेम में री इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? इंश्योरेंस कंपनी को कितना देना पड़ेगा? 10,000। तो x माइनस M से करके देखो कितना आ रहा है। 15,000 माइनस 10,000 तो देना कितना है इंश्योरेंस कंपनी को? इंश्योरेंस को देना है 10। आपके फॉर्मूले से तो 5,000 आ रहा है, M ही आएगा। ये होता है कंफ्यूजन की पावर, है ना। कोई कॉन्फिडेंट नहीं अपने आंसर पे, मुझे यही चाहिए था सर M ही आएगा, तो बोला क्यों नहीं? मेरे से लड़ जाओ, सर M आएगा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आएगा M, बताओ। उनके आंसर सुनने नहीं देना चाहिए था। क्लियर? M ही आएगा बेटा। x माइनस M किसके लिए आएगा? री इंश्योरर के लिए। लास्ट, x इज ग्रेटर देन 2M। नाउ x माइनस 2M, पक्का? अगेन एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं। 25,000 का क्लेम है। 25,000 के क्लेम में री इंश्योरर कितना देगा? अगेन रिटेंशन 10,000 है 25,000 के केस में। हाँ नहीं, मैंने आपसे पूछा ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन 2M डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर M हमारा 10,000 है, तो अगर कोई केस हमें x ग्रेटर देन 2M का पकड़ना है तो 25,000 पकड़ूंगा। तो 25,000 में री इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? 10,000। इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? 15,000। विदिन ने आंसर दिया x माइनस 2M। 25,000 माइनस 20,000 इज 5,000। आंसर इज रॉन्ग। x माइनस M। बेटा M से 2M री इंश्योर करवा रहा है इंश्योरर, लेकिन क्लेम तो ज्यादा आ सकता है ना। सर अगर सपोज 25,000 आ गया तो 20,000 तक तो इंश्योरेंस 20,000 तक देगी, लेकिन कहां से 20,000 तक देगी? क्या वो सारे 20,000 तक देगी? नहीं, पहला 10,000 इंश्योरेंस कंपनी को ही देना है, उसके बाद 10,000 20,000 वाला 10,000 कौन देगा? री इंश्योरेंस कंपनी। आया समझ? तो आंसर विल बी x माइनस M। Now you can see. Clear? Interesting? अब होती है असली कहानी शुरू। अभी तक हमने कैश फ्लोज बना लिए। अब हमने कैश फ्लोज बनाने के बाद स्टैट्स पढ़ रहे हैं, तो स्टैट्स में क्या निकालना होगा? कैश फ्लोज का मीन एंड वेरिएंस। क्लियर? मीन्स हमारा टारगेट क्या रहेगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y, एक्सपेक्टेशन ऑफ z, वेरिएंस ऑफ z। ये चार चीजें निकालना, ठीक है। इस चैप्टर में बस यही है। इसका आगे एक्सटेंशन 1920 वो हम आगे बातें करेंगे। अब इस चैप्टर में जो हमें समझने वाली चीजें थी यही थी। अब ज्यादा फोकस किस पे रहेगा हमारा? कैलकुलेशंस पे। अब रिवाइज कर लो अपना CS1 अच्छे से। एक्सटेंसिव यूज है। अच्छा, आपका CS1 का यूज है सबसे ज्यादा पूरी री इंश्योरेंस यूनिट में। जो सबसे ज्यादा यूज आएगा आपको अपने CS1 का री इंश्योरेंस यूनिट, दैट इज चैप्टर 15, 18, 19, 20 एंड देन योर चैप्टर 10 जिसमें हम ग्रेजुएशन पढ़ेंगे। उसमें सबसे ज्यादा यूज है आपका CS1 का। अगर हम पूरे क्लेम की बात करें, अगर हम पूरा क्लेम ले तो पूरा क्लेम कहां से कहां तक जा सकता है? 0 से इंफिनिटी। सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ x विल बी व्हाट? f(x) dx, जो हम नॉर्मल CS1 में पढ़ते हैं। ये नहीं मैं आपको दिखा रहा। एक्सपेक्टेशन ऑफ y सोचो, एक्सपेक्टेशन ऑफ y हम कैसे फ्रेम करेंगे? सिंपल केस के लिए यही वाला केस है हमारा कि m तक कौन बियर करेगा? m तक इंश्योरेंस कंपनी, m के बाद री इंश्योरेंस कंपनी। उस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ y कैसे फ्रेम करोगे? थिंक ओवर इट। मैं चाहता हूं आप बेसिक से ही सोचना स्टार्ट कर लो ताकि टेबल्स बुकलेट खोलने की जरूरत ही ना पड़े, अपने आप आपको फॉर्मूला याद हो जाए। Thirty seconds, then we will discuss. Online students, you can respond in the chat section.
इसी कैश फ्लोस को यूज करने हैं आपको फ्रेम करने के लिए, यही कैश फ्लोस है। डिस्ट्रीब्यूशन हमें x का दिया होगा, मीन्स हमें fx गिवन होगा, fy नहीं गिवन होगा हमें। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन x fx dx, कहां से कहां तक, 0 to m। वाह वेरी गुड, 0 से m तक x fx dx, और m के बाद m से 2m तक तो री इंश्योरेंस। बेटा नहीं, मैंने आपको बोला था ये वाला केस नहीं है, सिंपल ये वाला केस है। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं, वो केसेस भी डिस्कस करेंगे, अभी सिंपल केस डिस्कस कर रहे हैं ये वाला। इसके हिसाब से बताओ, सिंपली m आ जाएगा, लेकिन वो m कब आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। m वाला क्लेम इंश्योरेंस कंपनी कब बियर करेगी, जब क्या ग्रेटर देन m होगा। क्लेम को क्या वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम, हाँ, इनटू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन m। आया समझ। इसका क्या मतलब हुआ, इसी कैश फ्लो से समझो कि अगर हमारा क्लेम अमाउंट रिटेंशन लिमिट से कम हुआ तो हमें सारा क्लेम बियर करना है, लेकिन अगर हमारा क्लेम अमाउंट रिटेंशन लिमिट से ज्यादा हुआ तो हमें कितना क्लेम अमाउंट बियर करना है, सिर्फ रिटेंशन लिमिट जितना। क्लियर, नाउ यू कैन सी। यहां पे किसी को डाउट, अगेन वेरिएंस का फॉर्मूला सबको पता है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली वेरिएंस ऑफ y विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ y का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर क्या होगा, सिंपली 0 to m x स्क्वायर fx dx प्लस m स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी का भी स्क्वायर करो नहीं, सिर्फ रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर होता है, m स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन। समझ आ गया, मीन और वेरिएंस निकाल लेंगे अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो। एक लास्ट एमजीएफ भी देख लेते हैं। एमजीएफ क्या पढ़ा था CS1 में, व्हाट वाज MXT, एक्सपेक्टेशन ऑफ ETX, यही पढ़ा था। तो अब हमें MYT निकालना है। MYT क्या होएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ETY। अब y का तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता ही नहीं है, हमें तो x का यूज करना है, तो सिंपली अब हम इसको भी कैसे डिफाइन कर देंगे, 0 to m ETX fx dx एंड ETM प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन m। वही एक्सप्रेशन हमने पुट इन करा है। अगेन एमजीएफ का इतनी कोई रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं आपको। हो जाओ शुरू। अब इस पूरे चैप्टर में आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ कैलकुलेशंस करने वाले हैं। सो CS1 की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जो फ्रेश CS1 करके आया उसको बहुत एडवांटेज है इस पूरी यूनिट में। अब सपोज दैट क्लेम अमाउंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरवल 0 to 500. The insurer effects individual excess of loss reinsurance with a retention limit of 375. What is 375? Calculate the expected amounts paid by the insurer and the reinsurer in respect of a single claim. आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट बताना है। तो मतलब क्या बताना है आपको, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई नहीं बेटा, इंश्योरर एंड री इंश्योरर। अच्छा सिंपल नहीं बोलेंगे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है 0 to 500, मतलब विधि कह रही है एक्स इज फॉलोइंग यूनिफॉर्म विद 0 to 500। हमें सिर्फ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बता दो, टेबल से फॉर्मूला देख के, दैट इज a + b/2, वो आ गया हमारा 250, गेम ओवर। नहीं, हमें
एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट इंश्योरर और री इंश्योरर का बताना है। वो कैसे निकालेंगे हम? इंश्योरर का फॉर्मूले से निकाल लेंगे और री इंश्योरर का क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड। हमने क्या पढ़ा था? x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। तो क्या मैं पूरे LHS और RHS पे एक्सपेक्टेशन लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ z, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ z विल बी expectation of x minus expectation of y. So the only purpose to calculate is expectation of y. Quickly calculate. सो गाइस इक्वेशन क्या बनेगी? इंटीग्रेशन 0 टू कहाँ तक? 375 तक x fx dx प्लस 375 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 370. This you have to calculate, and you know x is following uniform distribution with parameters 0 and 500. Anyone with the answer? यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 1 अपॉन b माइनस a, दैट इज 1 अपॉन 500. सो सिंपली यू हैव टू पुट fx की जगह 1/500, दैट्स इट. और इसका ये चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली यूज व्हाट? कैपिटल fx of uniform distribution, and there is probability x greater than is what? 1 minus capital Fx. कैलकुलेशंस में ही ना गलती नहीं करती है ना. एक्सपेक्टेशन ऑफ y विल बी 234.375. एक्सपेक्टेशन ऑफ z कितना हो जाएगा?
250 माइनस दैट, जल्दी से निकाल लो. सो 15.625. तो जिससे नहीं हुआ, क्विकली लुक एट द सॉल्यूशन. वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओनली 3 स्टेप्स. इजी है. बस आने वाली क्लासेस में यूनिफॉर्म की जगह थोड़े से कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशंस पुट कर देंगे. करना ही है ये सब में काम. नाउ अगर हमें इस तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ z नहीं निकालना, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला फ्रेम करना है. जैसे अभी हमने एक एक्सप्रेशन फ्रेम करा, ये वाला एक्सप्रेशन फ्रेम करा था, ये वाला हमने किसके लिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ y के लिए. अगर हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ z के लिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, इफ वी नीड टू डायरेक्टली कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ z, ट्राई टू फाइंड आउट द इक्वेशन. व्हाट विल बी द इक्वेशन? सर जो इसका सेकंड टर्म है उसमें इंटीग्रेशन नहीं करना. CS1 करा हुआ पक्का? ठीक है. प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 375. सर वो तो ठीक है. वो मुझे समझ आ गया, बट एक्सपेक्टेशन ऑफ y जब निकाल रहे हैं हम, तो जो ये लिमिट्स और इंटीग्रेशन लगा हुआ है, दोनों टर्म्स पे है या सिर्फ फर्स्ट पे? मैं आपको वही समझा रहा हूँ. फर्स्ट टर्म इंडिपेंडेंट है, सेकंड टर्म इंडिपेंडेंट है. आप यहां देखो, फिर आपको इस फॉर्मूले को एक बार दोबारा देखना चाहिए. लुक एट दिस फॉर्मूला अगेन. यहां देखो, लिमिट किसके ऊपर है? इसके ऊपर. बेटा लिमिट तो अलग से है ना, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है? देखो 0 से m तक क्या कह रहे हैं हम, सारा क्लेम आ जाए x का, और m से बड़ा हो तो सिर्फ m देना है. तो ये m इंडिपेंडेंट है, m देना है, लेकिन वो m कब देना है? अगर क्लेम अमाउंट ग्रेटर देन m है. तो ये प्रोबेबिलिटी हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो थी. दोनों इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं. अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं. या तो आप नॉर्मल इंटीग्रेट कर लो. इंटीग्रेट की लिमिट कहां से कहां तक होगी? इंटीग्रेशन की लिमिट्स 375 टू इंफिनिटी fx dx. बट जब हमें टेबल्स में डायरेक्टली कैपिटल fx का फॉर्मूला गिवन है, तो मैं इंटीग्रेशन क्यों करूंगा? डायरेक्टली मैंने कैपिटल fx का फॉर्मूला टेबल से ले लिया. क्या होता है कैपिटल fx का फॉर्मूला? x माइनस से अपॉन b माइनस से. दैट्स इट. नाउ आई विल कम टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. फॉर्मुलेट द इक्वेशन फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ z डायरेक्टली. हो गया? पूछूंगा मैं. इजी है. इसकी कुछ बनेगी इक्वेशन? नहीं. 0 इंटू एनीथिंग इज 0. सो क्या बनेगी ही ना एक्सपेक्टेशन ऑफ z की इक्वेशन? इंटीग्रेशन m टू इंफिनिटी x माइनस m. दैट्स इट. तो अगर हमें क्वेश्चन में इंश्योरर का कैश फ्लो पूछा ही नहीं, डायरेक्टली री इंश्योरर का पूछा, तो मैं पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालूं, फिर उसको एक्सपेक्टेशन ऑफ x से माइनस करूं, या फिर मैं डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ z निकाल लूंगा, है ना. मैं 2 स्टेप्स क्यों करूं? मैं डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ z निकाल लूंगा. क्लियर? चलें आगे. इसी तरीके से वेरिएंस ऑफ z भी निकल जाएगा. वेरिएंस ऑफ z क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ z स्क्वायर निकालोगे आप. एक्सपेक्टेशन ऑफ z स्क्वायर कैसे निकालोगे? सिंपली इंटीग्रेशन m टू इंफिनिटी x माइनस m का होल स्क्वायर fx dx. सिमिलरली मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है इसका, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, देख लेना आप लोग बाद में. अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, री इंश्योरर्स कंडीशनल क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन. क्विकली हैव अ लुक ऑन दिस, देन वी विल डिस्कस. एक क्विक रीड दे दो उसको, फिर डिस्कस करते हैं. अब एक हम नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं, w. Anyone wants to answer what they are trying to convey in this para?
बहुत इजी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने रिटेंशन लिमिट नोट करी 10,000 की। आप मुझे बताओ, अगर 5,000 का क्लेम आएगा तो क्या वो री इंश्योरेंस के पास जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या री इंश्योरेंस को वो वाला क्लेम पता लगेगा कि कोई आया था? नहीं पता लगेगा। सिर्फ री इंश्योरेंस के पास कौन सी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी? जो ग्रेटर देन 10,000 वाले क्लेम्स की होगी। तो इस तरीके से री इंश्योरेंस को अपना डेटा से डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेट करने में दिक्कत आएगी। तो वो टोटल क्लेम्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेगा, वो कौन से क्लेम्स का डिस्ट्रीब्यूशन लेगा? जो उसके पास आ रहे हैं। तो इस तरीके से वो क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि क्लेम्स हमेशा रिटेंशन लिमिट से बड़े ही हैं। जो मेरे पास क्लेम्स आ रहे हैं ऑब्वियसली वो रिटेंशन लिमिट से बड़े हैं। तो इसके लिए हम एक नया पैरामीटर डिफाइन करेंगे और नया रैंडम वैल्यू डिफाइन करेंगे डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या कह रहे हैं? री इंश्योरर का पे ऑफ। री इंश्योरर का पे ऑफ क्या होएगा? एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम दे रहे हैं, लेकिन कब दे रहे हैं? कंडीशनल व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एम। क्लियर? सो ये निकला है हमारा ओवरऑल इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम इसके आगे यूटिलिटी देखेंगे, इसकी आगे यूटिलिटी क्या है। सो दिस इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस एम अपॉन 1 माइनस एफ एम। So you can go through this derivation, very simple steps are there. एक बार देख लो इसको, कोई confusion है तो पूछ लो। Again, exams are in online format, so no derivation is expected to be asked because exams are open book. But understanding हमें हर चीज़ की होनी चाहिए। चलें आगे। सिंपल मैथ्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन देके घबराना मत। चैप्टर 15 में इसको हमने कवर करा था। X is following Pareto, alpha comma lambda. You can directly see the distribution from the tables. आपको टेबल्स में दो टाइप के पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन दिखेंगे, एक 2 पैरामीटर पेरेटो और एक 3 पैरामीटर पेरेटो। तो देखो कितना पैरामीटर पेरेटो है? 2 पैरामीटर पेरेटो। सो क्विकली सॉल्व द फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। बहुत सिंपल है, वन लाइनर। X is following exponential distribution with parameter lambda. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये तो होल हार्टेडली सबको लर्न होना चाहिए। What is fx? Lambda e raised to power minus lambda x for x greater than 0. So बताओ w का क्या डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा? एफ डब्ल्यू ऊपर हमने डिफाइन करा है, एफ एक्स डब्ल्यू प्लस एम अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एम। बहुत आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी इसमें। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा विद पैरामीटर लैम्डा। तो इसमें हम एक निकाल ले सबने, पहले निकालो तभी पता लगेगा। कैलकुलेट करो पहले इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। एफ एक्स डब्ल्यू प्लस एम प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एम, ये हमें कैलकुलेट करना है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो क्या पुट कर दूं बताओ? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का? 1 माइनस ई टू द पावर लैम्डा एक्स। तो यहां डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा?
ई टू द पावर माइनस लैम्डा एम, न्यूमरेटर में क्या आएगा बताओ, लैम्डा ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा डब्ल्यू प्लस एम, ये ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लैम्डा इंटू ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा डब्ल्यू, दिस इज अगेन एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर आप याद करो CS1 में हम बताते थे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक प्रॉपर्टी, क्या, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क ही नहीं पड़ रहा कि क्या क्लेम आया क्या नहीं क्लेम आया, वो एक नए तरीके से नए सेट से स्टार्ट होता है, वो कहेगा सारे क्लेम्स अब दोबारा एक्सपोनेंशियल ही फॉलो करेंगे, बस वेरिएबल चेंज हो गया, पहले x यूज कर रहे थे अब w यूज कर रहे हैं। सो हियर यू कैन सी इट, सिर्फ यही पर्पस था ये करवाने का। लेकिन जो सेकंड केस है पेरेटो, उसमें ऐसा नहीं होगा। पेरेटो के देखो ऊपर पैरामीटर्स क्या आते हैं, अल्फा कॉमा लैम्डा, जो W का डिस्ट्रीब्यूशन निकला है उसके पैरामीटर्स देखो क्या है, अल्फा कॉमा लैम्डा प्लस। क्लियर? अब आते हैं प्रोपोर्शनल पे। अगर प्रोपोर्शनल क्वेश्चन आएगा तो 2-3 नंबर से ऊपर नहीं आएगा, बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं करना हमें। तो प्रोपोर्शनल में मैंने क्या बोला, अल्फा को डिफाइन करा मैंने 0 से 1 के बीच में, और मैंने क्या बोला, y इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स। एक्स क्या था मेरा टोटल क्लेम अमाउंट, y क्या है मेरा जितना रीइंश्योरर रिटेन कर रहा है, तो रीइंश्योरर कितना रिटेन करेगा, अल्फा टाइम्स एक्स। तो अगर 70 अल्फा की वैल्यू 75% है तो 75% ऑफ द क्लेम रिटेन कर लेगा, बाकी का 25% किसके पास चला जाएगा, रीइंश्योरर के पास। तो रीइंश्योरर का क्या लिखूंगा, अगर अल्फा वो रिटेन कर रहा है तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस अल्फा इंटू एक्स। अगर 75% उसने रिटेन करा तो 1 माइनस 75% विच इज 25% ऑफ एक्स। क्लियर? इसका मीन क्या होगा, अल्फा तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो डायरेक्टली अगर मैं इसके आगे एक्सपेक्टेशन लगा दूंगा तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y विल बी अल्फा टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अगर वेरिएंस कर दूंगा तो वेरिएंस से कांस्टेंट कैसे बाहर आता है, स्क्वायर होके, तो अल्फा स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x। क्लियर? सिमिलरली फॉर रीइंश्योरर, इजी। चलो एक क्वेश्चन इसका करते हैं फिर वाइंड अप करेंगे। सो गाइज यहाँ पे पेरेटो के 3 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला पेरेटो फॉर 3 पैरामीटर केस का ही देखना यूजिंग योर टेबल्स बुकलेट। Claims from a particular portfolio have a generalized Pareto distribution with parameters this. A proportional reinsurance arrangement in force with retained proportion of 80%. You have to calculate the mean and variance of the amount paid by insurer and reinsurer in respect of a single claim. Means you have to calculate EY, VY, EZ, VZ. Formula bata de. So, what is the formula for expectation of X? K lambda upon alpha minus 1. And what is the formula for variance of X? It is K into, okay, let me write into the new screen.
expectation of x is what? K lambda alpha minus 1, and variance of x is k into k plus alpha minus 1 lambda square upon alpha minus 1 square into alpha minus 2. So this is the formula for mean and variance of a Pareto distribution. From the next class, keep your tables booklet and calculators with you. Guys, quickly calculate. Online students, I am waiting for your answers in the chat section. This should not take more than 4 minutes. 1 minute for each part. पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x निकाल लो, उसके बाद फिर सिर्फ रिटेन्ड प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करते हुए. तो 80% किसके पास आ जाएगा हीना? इंश्योरर के पास, री इंश्योरर के पास? 80% इंश्योरर के पास और बाकी का 20% री इंश्योरर के पास. Okay guys, expectation of x and variance of x क्या आया? 160 and 14400, right? Quickly tell me the next 4 values. Done? चलो बताओ ही ना क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ y 128, Okay, वेरिएंस ऑफ y 9216, okay. Expectation of z and variance of z एक्सपेक्टेशन ऑफ z 32, 32, वेरिएंस ऑफ z 576. 576. ओके गाइस, एक चीज और, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ z को तो मुझे फॉर्मूला निकालने की जरूरत ही नहीं थी. मैं डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ z कैसे निकाल सकता हूँ? एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y. क्या मैं सिमिलरली वेरिएंस ऑफ z निकाल सकता हूँ वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ y करके? नो आई विल आस्क यू अदर स्टूडेंट्स, यस और नो? सर, उनके बीच में रिलेशन होता है ना, क्या होता है? कोवेरियंस भी आता है, एग्जैक्टली. तो आप डायरेक्टली वेरिएंस माइनस करके मत निकाल देना जल्दबाजी में. वेरिएंस ऑफ z विल नॉट बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ y. Why? Because there is one covariance term attached with it. Variance of z equals to variance of x plus y in the brackets. जब उसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा? वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई. और पक्का पक्का रिलेशन है इंश्योरर इंश्योरर के वेरिएंस में, तो कोवेरियंस जीरो नहीं हो सकता. हम कहते हैं ना अगर कोवेरियंस जीरो तब हम लिख सकते हैं, वो कभी भी नहीं होगा. ऑब्वियसली डिपेंडेंट है, जितना इंश्योरर ने देना उसके बाद का री इंश्योरर ने देना, आपस में पूरा रिलेशन है. तो क्या आया ही ना? 32 एंड 576. तो कैलकुलेशंस तो हो ही जाती हैं, आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स हैं, वेरी इजी. क्लियर? Okay, with this we will wind up today's class. In the next class we will be studying more complex distributions. हम normal पढ़ेंगे और log normal पढ़ेंगे, उसमें थोड़ी सी calculations tricky होंगी, लेकिन हो जाएगा easily. So this chapter is all about these cash flows and the calculations. Okay guys, so that's it for today. We'll continue in the next class.